हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुकी हूँ। इकॉनमी अभी हमारी चल रही है। इकॉनमी की दो टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। एक तो हम लोग इकॉनमी के इम्पैक्ट देख रहे थे कि कोविड-19 से किस तरीके से हमारी इम्पैक्ट हो रही है। तो हर एक लेवल पे देखे थे और काफ़ी अच्छे से ये एक आर्टिकल है जिसको आप लोग को देखना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया भी गया है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है। सेकंड भी आर्टिकल हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, लेकिन आज आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है इसमें पूछने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप लोग भी देख रहे हो और इसमें क्या ही पूछूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और काफ़ी चीज़ें देखने वाले। तो फिर नेक्स्ट लेसन में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लूँगी। रेस्ट ऑफ द लेसन देखनी है, चाहे पीटी 365 देखनी है या फिर और भी लेसन देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग आराम से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक, जो कि है कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को कंसोलिडेशन करने की बात की गई है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है कि 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको एमेलगेमेट करना है, यानी कि इसको अब मर्ज कर देना है। तो एट प्रेजेंट आप देखोगे कि इंडिया में 18 स्टेट ओन बैंक है, और यहाँ पे अगर हम लोग 2017 में देखें तो 27 थी। तो 2019 में, यानी कि 20 में ही कहिए, क्योंकि 1 अप्रैल को ये मर्ज हो चुकी थी। तो यहाँ पे 18 स्टेट, अब हमारे यहाँ 18 स्टेट ओन बैंक है, लेकिन 2017 में कितनी थी, 27 थी। तो 10 बैंक्स को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया, तो इसलिए ये कम हो गई। मर्ज करने के बाद जो नंबर है ना, वो यहाँ पे आपका 12 हो गया, और भी घट के यहाँ पे 12 हो चुकी है। तो और भी आज के डेट में ये घट गई है, तो टोटल हमारे यहाँ जो है 12 बैंक्स अब बच गई है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि बैंक का जो कंसोलिडेशन होता है, बैंक को जो हम लोग मर्ज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है और इससे बेनिफिट क्या है, किस तरीके से बैंकों को यहाँ पे बेनिफिट होता है। तभी तो हम लोग छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में, जो बैंक घाटे में चल रहे हैं उसको हम लोग बड़े बैंकों के साथ मर्ज कर देते हैं, और इतना कम बैंक आज के डेट में हमारे कंट्री में। तो इससे फ़ायदा क्या है ये समझिए। सबसे पहला है कॉस्ट बेनिफिट होता है। लार्जर बैंक होते हैं ना, तो वो एक अच्छा इकोनॉमिक जो है वो यहाँ पे ऑफर करते हैं। बड़े बैंकों का एक अपना ही इंप्रेशन हो जाता है। जैसे एसबीआई वगैरह है, तो एसबीआई नाम सुनते ही ना आपके माइंड में एक अच्छा सा इंप्रेशन बन जाता है एसबीआई का। ठीक है, वैसे ही अगर यस बैंक बोलूँ, देना बैंक बोलूँ, या फिर जो भी बैंक मर्ज हुए, तो उसका नाम सुन के ही ना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि क्या ये बैंक जो है अच्छे ऑफर्स यहाँ पे हम लोग को डील करेंगे कि नहीं, अच्छे ऑफर्स देते होंगे कि नहीं, ये ट्रस्टेड है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये ऐसा ना हो कि कहीं इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके की जो शंका है ना, वो माइंड में होती है, और आज की डेट में तो ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे बैंक आप लोग देख रहे हो कि पीसीएम बैंक भी जो थी, वो भी पूरी तरीके से आपकी अचानक से इंसॉल्वेंट हो जा रही है। बैंकों को पता नहीं चल रहा, और बैंक इतना ज़्यादा ह्यूज डेट में चले जा रहे हैं कि बैंक लास्टली जो है पूरी तरीके से बंद हो जा रही है। तो ये भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम किसको होता है, हम जैसे लोगों को होता है, क्योंकि हमारी पैसे जो है बैंकों में फंसी है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो है ना, कॉस्ट बेनिफिट होता है, क्योंकि बड़े बैंक जो है ना एक अच्छा इकोनॉमिक ऑफर करते हैं। एक अच्छा एफिशिएंसी होती है इसकी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग अच्छी होती है, और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि अगर रिस्क भी आती है ना, तो वो इसको टैकल कर पाते हैं। बड़े बड़े बैंकों में ये कैपेसिटी होता है कि उनके बैंकों में अगर किसी भी तरीके का रिस्क होता है तो वो उसको टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज छोटे बैंक जो है ना वो डूब ही जाते हैं, वो टैकल नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पे बस फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड है कि रेवेन्यू बेनिफिट। रेवेन्यू बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे बैंकों के पास ना अच्छा खासा पैसा आ जाता है। इकोनॉमीज और जो स्कोप है वो लार्ज डील के लिए होता है। बड़े बैंकों के लिए ना बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े कंपनीज भी वो उसके साथ डील करती है, तो एक अच्छा रेवेन्यू भी बन पाता है। बैंक की प्रूडेंशियल नॉर्म्स आप देखोगे तो यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है, यानी कि साइज़ ऑफ लेंडिंग जो है ये यहाँ पे बैंकों के द्वारा लिमिट की जाती है। जितने बड़े बैंक होते हैं उतना उनका लेंडिंग कैपेसिटी होता है। छोटे बैंक जो है उनके पास लिमिट होती है कि आप बस इतने ही लेंड करोगे, इतने ही परसेंट को करोगे, इतने ही रुपीज़ तक करोगे। तो ये सारी जो है यहाँ पे आपका लिमिट हो जाता है। लेकिन बड़े बैंकों में इस तरीके का लिमिट नहीं होता है, और लिमिट होता भी है तो बड़े नंबर पे होता है। साथ ही इन्वेस्ट आप देखोगे तो बड़े बैंक जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट भी कर पाते हैं। मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट होता है वो बड़े बैंक ही कर पाते हैं। छोटे बैंक में उतना नहीं प्रॉब्लम हो जाती है आपके ये क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में। लार्ज बैंक जो है ना उसमें ह्यूज लेंडिंग कैपेसिटी होती है, और ये ज़रूरत भी होता है। साथ ही हमारे कंट्री में क्या है कि हमारा तो सपना बना के बैठे हैं कि 2024 में क्या करना है कि हमें जो है $5 ट्रिलियन की जो है जीडीपी इकॉनमी बनानी है। तो अब इतने बड़े सपने के लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक मर्ज करने से हमें जो है ना हर एक चीज़ जो है बड़े मात्रा में हम लोग रीच कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अडॉप्ट करने का एक जो होता है ना कि कैपेसिटी है। बड़े बैंकों
बैंकों में क्या होता है, और जब हम लोग 2-3 बैंकों को मर्ज करते हैं ना, तो इसमें वाइडर टैलेंट पूल होता है और लार्जर डेटाबेस होता है, जिससे कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, वो इस पोजीशन में आ जाती है कि अब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएगी। यानी कि जितनी भी अब यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है, तो 2-3 बैंक जो एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उसमें जो कैपेबिलिटीज़ है और जो कैपेसिटी है वो दोनों बढ़ जाते हैं, और साथ में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। अब रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट हो पा रहा है, लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे लेंडिंग कैपेसिटी दे पा रहे हैं, तो क्यों नहीं वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही जो कंसोलिडेशन है, उससे क्या होता है ना कि बैंक यहाँ पे अपनी जो स्केल है उसको कंपेयर कर पाते हैं ग्लोबल बैंक से। बड़े बड़े बैंक होते हैं और बैंकों के पास अगर इस तरीके का बड़ा रेवेन्यू होता है, कैपिटल अगर ज़्यादा होता है, बैंकों के पास ऑफर ज़्यादा आने लगते हैं, बैंकों में इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, बैंकों की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, बैंकों की पोजीशन अच्छी हो जाती है ना, तो इससे क्या होता है ना कि बैंक क्या सोचते हैं कि ग्लोबल बैंक से अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे ग्लोबल बैंक एक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो है ये बड़े बड़े बैंक भी जो है उस तरीके का एक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो कंपटीशन जो है मार्केट में बढ़ गई। कस्टमर सर्विस भी आप देखोगे तो बड़े बैंक जो है ना, वो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे मर्ज बैंक है, तो उससे क्या होता है ना कि एक अच्छा खासा प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि 2-3 बैंक जो आपका मर्ज हुई है, जैसे कि अभी इलाहाबाद और इंडियन बैंक मर्ज हुई है, तो ये क्या है ना कि दोनों बैंक, इलाहाबाद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इंडियन बैंक भी ठीक ठाक थी, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो अब 7 लार्जेस्ट बैंक बन गई है। तो इससे क्या होगा ना कि कस्टमर सर्विस अच्छा मिल पाएगा। अब आप जहाँ भी जाओगे, वैसे इलाहाबाद को जो है ना इंडियन बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, हाँ, इंडियन बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब जहाँ पे भी इलाहाबाद बैंक थी वहाँ पे इंडियन बैंक हो गए, लेकिन इंटरनली तो दोनों एक है, दोनों के एम्प्लॉयर्स एक हो गए हैं, दोनों के काम एक हो गए हैं, दोनों की कैपिटल एक हो गई है, दोनों की कैपेसिटी एक हो गई है, तो ये जो है एक ह्यूज कैपिटल निकल कर आ रही है। तो इसमें क्या है कि अब क्या है कि दोनों बैंकों की अच्छी ग्रोथ होगी, दोनों बैंकों की अच्छी ग्रोथ होगी, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और इससे कस्टमर को बहुत अच्छा सर्विस मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे वाइड डिस्पैरिटी है। स्टाफ जो कि बहुत सारे बैंकों में है, जो कि सर्विस कंडीशन में है, और मॉनेटरी बेनिफिट भी जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वाइड डिस्पैरिटी ये कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी है, जो बहुत सारे बैंकों के जो स्टाफ है उनकी अपनी जो सर्विस कंडीशन है, और साथ में जो उनकी मॉनेटरी बेनिफिट जो मिलती है, अब ये कम हो पाएगी। क्योंकि इससे क्या होता है ना, पहले क्या था कि जो बड़ी बैंक है उसमें जितने भी स्टाफ काम करते हैं तो उनको उस हिसाब से मनी दिया जाता था, लेकिन छोटे बैंकों में भी जो स्टाफ है वो उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कम मनी दिया जाता है। तो ये एक तरीके का इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा था, तो अब ये इनइक्वालिटी वे आपकी दूर होगी। साथ ही जो रेगुलेशन है वो इम्प्रूव हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे मॉनिटरिंग और जो स्मॉलर नंबर ऑफ बैंक्स की जो कंट्रोल है वो भी अब इजी हो जाएगी मर्जर के बाद। तो इतनी सारी तो बेनिफिट्स है, इसलिए इस तरीके का आपका स्टेप लिया गया, और एक मेजर स्टेप है आज तक कि इतने सारे 10 बैंकों को जो है ना एक साथ मर्ज किया गया। हालांकि एक ही बैंक में मर्ज नहीं किया, आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में मर्ज किया गया। तो आइए एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि कौन कौन सी बैंक यहाँ पे अभी मर्ज हुई है। तो सबसे पहले जो मर्ज हुई है वो है पीएनबी, और ओवीसी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, एंड यूनाइटेड बैंक है। ये तीनों बैंक बन के जो है यहाँ पे हमारे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है। सेकंड यहाँ पे कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, ये दोनों मिलके हमारे यहाँ की फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। थर्ड यहाँ पे यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, ये तीनों मिलके यहाँ पे फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। एंड फोर्थ वन इज़ इंडियन बैंक प्लस इलाहाबाद बैंक, ये हमारी इंडिया की सेवन्थ लार्जेस्ट बैंक हो गई है। तो ये याद रखना है कि कौन कौन सी बैंक है, टोटल 10 बैंक है जिसको यहाँ पे इस तरीके से मर्ज किया गया है। ओके, अब आइए आर्टिकल पे चलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग इतना तो बेनिफिट का देख लिए, रामायण पूरा देख लिया हम लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ इश्यूज है। बैंक कंसोलिडेशन करने पे जो है ना कुछ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात यही है कि टू बिग टू फेल, जितनी बड़ी बैंक है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसको फेल होने में। व्हेन अ बिग बैंक, जब यहाँ पे बिग बैंक ह्यूज लॉस यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे बिग जोल्ट देखने को मिलता है। यानी कि अगर एक बड़ी बैंक अगर यहाँ पे गिर गई, छोटी छोटी बैंक अगर यहाँ पे लॉस में जाती है ना तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बड़ी बैंक अगर लॉस में चल गई तो आप सोच सकते हो कि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा यहाँ पे झटका लगेगा। तो इससे जो है ना वापस हम लोग को वापस उठ के आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इनफैक्ट जो लार्ज ग्लोबल बैंक है अगर वो कभी कोलैप्स हो जाती है, और यहाँ पे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो ग्लोबल लेवल पे जो बड़ी बैंक है वो कोलैप्स हो गई, तो स्मॉल बैंक्स जो है ना वो सर्वाइव करती है क्राइसिस को, क्योंकि उनके पास निम्बलनेस है और नीश एरिया है जहाँ पे वो ऑपरेट होती है।
तो छोटे छोटे बैंक ही उस समय जो है बहुत ज़्यादा राहत देते हैं, लेकिन बड़े बैंक अगर फेल हो जाते हैं ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पूरे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रिकवरी ऑफ लोन में भी ये इम्पैक्ट हो सकती है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मर्जर है, इससे क्या है कि जो कंसिडरेबल रिस्क है यहाँ पे प्रोसेस को रिकवर करने में, तो ये आपका जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेस्ड असेट के बारे में देखें, जो एनपीए वगैरह है, जो क्रेडिटर पूल है यहाँ पे, वो यहाँ पे कॉमन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारे जो सेवरल आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो यहाँ पे इंक्लूड है, और यहाँ पे जो है उनकी हायरार्की भी है, यानी कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर जो है वो यहाँ पे वैरी भी कर सकती है। तो इससे क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम लोग जो है ना यहाँ पे देखिए, दो बैंक यहाँ पे है, इलाहाबाद बैंक है और इंडियन बैंक है, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया। लेकिन मर्ज करने से पहले क्या था कि ये लोग बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लोन दे चुके हैं, है कि नहीं? लोन तो दे चुके हैं, यहाँ पे क्रेडिटर का नाम यहाँ पे तो कॉमन है, क्रेडिटर यहाँ पे कॉमन है, लेकिन बहुत सारे जो है यहाँ पे आपका लोन लिया गया है। लेकिन जब ये बैंक मर्ज हो गई तो क्या हो गया कि बहुत बड़ी लिस्ट है, और बहुत बड़ी लिस्ट में से ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंसान, मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं इलाहाबाद बैंक से भी यहाँ पे लोन ली हूँ, मैं इंडियन बैंक से भी लोन ली हूँ, लेकिन जब ये मर्ज हो गई तो यहाँ पे तो मेरी नाम यहाँ पे फ्लैश करेगी कि मैं जो है दोनों बैंक से मर्ज यहाँ पे लोन ली हूँ, और किसी एक रीज़न से ली हूँ, दूसरे रीज़न से दूसरे बैंक से ली हूँ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि इस तरीके की चीज़ों को टैकल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर पर लोग लोन लेते हैं और किसी एक ही बैंक से नहीं लेते, नाच नाच के डिफरेंट डिफरेंट बैंक से वो लोग लोन लेते हैं। और इसको चेकआउट करने के लिए तो हमारे कंट्री में जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसको देखा ही नहीं जाता, एक बहुत बड़ा लूप होल माना जाता है। इतने बड़े लूप होल के कारण ही आज के डेट में एनपीए का रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कि एक लोग को जो है ना एक तरीके के लोन से पेट भरता नहीं है। होम लोन भी ले लो, गाड़ी भी उसी समय ले लो, उसका भी लोन में उसको भी उठा लो, साथ ही साथ कुछ और भी ले लो जिसको लोन में ले लो। तो लोन लेना हमारे यहाँ का जो है ना फितरत है, ठीक है? तो ये तो लोन ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम किसको होता है? बैंकों को प्रॉब्लम होता है, वो इस तरीके की चीज़ों को टैकल करने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही बैंक के पास जो है ना डिफरेंट सेटअप भी है। यहाँ पे क्या है कि इशू बस यही नहीं रहेगा कि उनका कल्चर और जो मैनेजरियल अल्टरनेशन है ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि आप लोग मानिए कि जैसे आपका इलाहाबाद में है, उसमें जो काम करने का तरीका है, उनका अपना तौर तरीका, अपना कल्चर, वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। अब उसको मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के अंडर, तो इंडियन बैंक का सारा चीज़ उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो ये बस इससे क्या है ना कि यहाँ पे आपका कल्चर और मैनेजरियल ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे फिनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। साथ ही साथ इससे क्या होगा ना कि लेंडिंग और साथ ही साथ रिकवरी में इसका एक अफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट क्या है कि नॉट नेसेसरीली बेनिफिशियल। हम लोग इतना, जो अभी मैं बताइए आपको कि इतना ज़्यादा बेनिफिट है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये हमेशा बेनिफिट ही होगा। अभी हम लोग इशू देख रहे हैं ना, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि नेगेटिव पार्ट में चला जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि प्रॉब्लम में हो जाता है। अगर हम लोग एक स्टडी देखें जिसमें कि 20 ईयर्स ऑफ अगर बैंक कंसोलिडेशंस का अगर हम लोग यहाँ पे खाका तैयार करें अपने इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में, तो ये हम लोग देखेंगे ना कि जो बेनिफिशियल है वो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल साइज में, यानी कि जो बैंक को मर्ज करने के बाद जो बेनिफिट निकल कर आया है वो बहुत कम साइज का निकल कर आया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक मर्ज कर दिए तो यह बल्ले बल्ले हो गया हमारे कंट्री में, अब तो सब अच्छा होने वाला है, हमारी बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बूम करने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये भी बात है। अब वे फॉरवर्ड में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी है 1998 की, जो बैंकिंग रिफॉर्म्स में इनका कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज किया जाता है, और कुछ सेलेक्टिव क्लोजर्स है वीक वंस का, यानी कि जो छोटे छोटे हैं और जो कमज़ोर बैंक है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो बंद कर दिया जाता है। बैंक मर्जर अकेले सिर्फ जो है ना परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर सकती, जो रिफॉर्म है वो यहाँ पे हैंड इन हैंड होना चाहिए, अदर रिफॉर्म मेजर्स का भी होना चाहिए। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि बैंक कंसोलिडेशन करना, इट मीन्स कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर देना, या फिर आपका और भी बैंकों को मर्ज कर देना, जैसे सिंडिकेट बैंक है और कैनरा बैंक को मर्ज कर देना, ये सिर्फ आपका जो है सोल्यूशन नहीं है। ये किसी भी तरीके का बैंकिंग सेक्टर्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन नहीं है, हमें और भी मेजर्स में यहाँ पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ईज इंडेक्स है, ईज इंडेक्स है जिसमें कि यहाँ पे पीएसबी को रैंक किया जाता है, वो भी कुछ पैरामीटर्स में, कि यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स देखा जाता है कि बैंक कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, फिनेंशियल इंक्लूजन कितना है, क्रेडिट ऑफटेक कितना है, डिजिटाइजेशन कितना है, यानी कि कितना ज़्यादा बैंक रिस्पॉन्सिबल है, हर एक चीज़ों को कितने अच्छे से यहाँ पे काम करती है, बैंकों में कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं, हर एक लोगों के पास उस तरीके का बैंक अकाउंट है कि नहीं है, क्रेडिट ऑफटेक कितना है, कितना क्रेडिट दे रही है, साथ ही डिजिटाइजेशन यानी कि कितना लोग जो है ना इसको ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं उस बैंकों को। तो ये सारी चीज़ों के पैरामीटर के हिसाब से ईज इंडेक्स यहाँ पे मेज़र किया जाता है। और यहाँ पे साथ साथ कुछ और भी इश्यूज़ को एड्रेस करना है कि ट्रांजिशन फेज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्सेज है ना उसको डिक्टेटेड किया जाए, वो भी यहाँ पे इंगेज करके जितनी भी कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं तो उसको ओवरसीज़ भी
इंगेज करके उनको रिसोर्सेज को बताया जाए, साथ ही जो भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करना है इस ट्रांजिशन फेज़ में। क्योंकि जब ये ट्रांजिशन फेज़ ही हुआ ना, कि जो भी अपने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे, अलग अलग बैंकों का अपना अलग कल्चर, अपना अपना तरीका था काम करने का, अब एक हो रही है, तो कोई ना कोई बैंकों को यहाँ पे ट्रांजिशन फेज़ में आना है। तो ट्रांजिशन फेज़ में आने के लिए उनको और भी चीज़ों को यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है उनको यहाँ पे एड्रेस करना है। कंसोलिडेशन जो है ना वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, और इससे हम लोग एफिशिएंसी को प्रमोट कर सके, कॉम्पिटिटिवनेस आ सके, ना कि यहाँ पे बस मर्ज कर दिए जो भी अंडर परफॉर्म बैंक है उनको बेटर परफॉर्म बैंक के साथ जो है मर्ज कर दिए तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ऐसा नहीं है, हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा इफिशियंसी लेकर आना है, अच्छा खासा मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे तभी हमारा जो यहाँ पे बैंकों को मर्ज करने का जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे सक्सेस हो पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी आर्टिकल थी। आप यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स लिख सकते हो, अगर मेंस में इस तरीके का आर्टिकल आता है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है बेसल 3 नॉर्म्स। बैंक जो काम करती है, बैंकों के अंदर जो जितना भी रूल्स रेगुलेशंस होता है वो सब हम लोग बेसल नॉर्म्स के तहत ही देखते हैं। पहले समझते न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि बेसल 3 जो है ना ये इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की गई है और उसको डेफर किया गया है बाय ईयर, यानी कि यहाँ पर 2023 तक इसको डेफर कर दिया गया है। क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि कोविड-19 चल रही है, कोविड-19 के बाद पता नहीं कब सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 से फिर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बेसल नॉर्म्स क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बेसल कमेटी जो है वो बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर बनाया गया था, एक इंटरनेशनल कमेटी है और इसका 1974 में गठन हुआ था। एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि किस तरीके से हर एक कंट्री की जो बैंक है वो काम करेगी। यहाँ पे कुछ सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे आपके 27 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक इंक्लूड है। यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी 28 मेंबर्स है, तो इनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, 28 कंट्रीज़ यहाँ पे है। इसकी हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें तो ये आपको जो है ना बेसल में देखने को मिलेगा, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है, इसलिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इन ऑफिस ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में। ये एक डेवलप करती है, यानी कि सीरीज ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन, जिसको हम लोग बेसल अकॉर्ड कहते हैं। तो बेसल फर्स्ट था, सेकंड था, अब इसको 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। जो कि यहाँ पे मिनिमम कैपिटल कितना ज़रूरत है कि बैंक अपने पास रखे, जब भी यहाँ पे फिनेंशियल स्ट्रेस का टाइम आता है तो उस समय बैंकों के पास भी कुछ कैपिटल होता है, जो कि किसी भी तरीके का अगर रिस्क हो तो उसको वो टैकल कर सके। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बेसल के ही हिसाब से बताया जाता है, बेसल नॉर्म्स के ही तहत यहाँ पे फॉलो करना होता है हर एक बैंकों को। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं बेसल 3 अकॉर्ड के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। बेसल 3 अकॉर्ड जो है ये आपकी फिनेंशियल रिफॉर्म्स का एक सेट है, जो कि यहाँ पे बेसल कमेटी के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि हमारे बैंकिंग सुपरविजन के हैं। इसका एम यही है ना कि जो यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है, और ज़्यादा बेटर बनाना है, और रिस्क मैनेजमेंट बनाना है। सबसे बड़ी बात होती है कि बैंक अगर हमारे कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसको क्या है ना कि हमारी इकॉनमी को मैनेज करना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क कहाँ है, बैंकों में है। बैंक आसानी से लोन दे देती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे देती है, और जो बड़े दिग्गज लोग हैं वो तो ऐवे ही लोन लेके चले जाते हैं, अपने नाम पे हंसते आते हैं और बैंक से लोन लेके चले जाते हैं। लेकिन घाटा कहाँ है, रिस्क कहाँ है? लोगों को रिस्क नहीं है, हम जैसे कॉमन मैन को रिस्क नहीं है, हम तो चलो रफू चक्कर हो जा रहे हैं, लेकिन रिस्क कहाँ है, बैंकों को रिस्क है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंकों के पास होता है, उनको इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो ये चीज़ों को उनको मैनेज करके चलना है, और ये ज़्यादा चीज़ मैनेज ऐसे हो सकता है जब वो किसी अच्छे नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड को फॉलो करे। इसलिए यहाँ पे बेसल 3 नॉर्म्स दिया गया है, जो कि हर एक कंट्री में मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे 27 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन है जो कि इसको फॉलो करती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2008 के एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी बैंक के ऊपर, तो इसकी इम्पैक्ट के कारण बेसल 3 जो है ना उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम लोग बैंक की एबिलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करें, जिससे कि कोई भी शॉक है, इस तरीके का फिनेंशियल स्ट्रेस, यानी कि पैसे की कमी, ग्लोबल लेवल पर अगर पैसे की कमी आ जाती है तो उसको हैंडल कर सके। और एक अच्छा खासा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और डिस्क्लोजर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है कि ऐसा काम बैंक करे जिससे कि बैंकों के सारे लोगों को पता हो, और हम जैसे कॉमन मैन को भी पता हो, किसी भी तरीके का झोल नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, और डिस्क्लोजर हो, जिस भी तरीके का इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करे, सामने ला कर रखे। तो इस तरीके का बैंकों का काम होना चाहिए। बेसल 3 नॉर्म्स की बात करें तो इसको 2017 में फाइनलाइज कर दिया गया था, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है उसको पोस्टपोन भी किया गया है बहुत टाइम से, क्योंकि 2007 में फाइनलाइज कर दिया, 2020 में है, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी भी कहा जा रहा है कि अब तो नहीं करेंगे बाबा, 2023 से करेंगे। तो ये जो गाइडलाइन है ये 4 बैंकिंग पैरामीटर पे फोकस करती है। सबसे पहला है कि बैंकों की कैपिटल कितना होना चाहिए, सेकंड थिंग है कि लेवरेज कितना हो, थर्ड थिंग है कि फंडिंग कैसी हो, फोर्थ थिंग है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कैसी हो। तो ये तो 4 पैरामीटर्स हैं। अब कैपिटल मतलब होता है कि बैंकों के पास टोटल एसेट कितना है, टोटल मनी कितनी है। लिवरेज की अगर बात करूँ तो कैपिटल मीन्स बैंक जो है ना कितना लिवरेज दे सकते हैं। अगर यहाँ पे डेट रेशियो फार्मूला के बारे में बात करूँ, एक डेट रेशियो फार्मूला होता है
तो ये होता है कि बैंकों का कितना डेट है, यानी कि कितना कर्जा है, साथ ही बैंकों के पास टोटल एसेट कितना है। तो ये होता है डेट रेशियो फॉर्मूला। एक बहुत बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पे लिवरेज को आप लोग काउंट कर सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला भी होता है, डेट टू आपका डेट रेशियो फॉर्मूला होता है। तो डेट रेशियो फॉर्मूला ही आप लोग अगर खाली समझते हो कि यहाँ पे क्या है कि कितना कर्जा है बैंकों के पास, तो बैंकों के कर्जे का रेशियो का फॉर्मूला अगर देखें तो यानी बैंकों का कितना कर्जा हो चुका है और उसको डिवाइड करते हैं कि टोटल एसेट कितना है बैंकों का। तो इससे पता चल सकता है कि बैंक अब कितना ज़्यादा लिवरेज है, बैंक कितना ज़्यादा लेंडिंग कर सकती है, बैंकों का क्या अब मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें समझी जाती हैं। फंडिंग है कि बैंकों का फंडिंग वगैरह कैसे होता है, बैंक फंडिंग कैसे करती है। साथ ही लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि बैंकों के पास कितना एसेट है तो वो कितना देती है, कितना लेंड करती है। लिक्विडिटी आप लोग देखते हो कि बैंकों के पास मनी का कमी हो जाता है तो जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्यूज़ करती है, मनी इन्फ्यूज़ करती है, रिकैपिटलाइजेशन करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना घुमा फिरा के बैंकों का एक होल यहाँ पे होलसम दिखाता है कि बैंक कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। अब बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई, क्या क्या यहाँ पे अमेंड किया गया है। तो सबसे पहला है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। तो बैंकों को यहाँ पे 4.5% का कॉमन इक्विटी का यहाँ पे बैंकों को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और ये परसेंटेज जो बैंक की रिस्क वेटेड एसेट है वो करेंटली 2% है बेसल 2 के अंदर। ठीक है, कुछ कुछ बैंक हमारे इंडिया में है जो कि 9% तक भी है। यानी कि बैंकों का जो रिस्क वेटेड एसेट है, रिस्क वेटेड रेशियो एसेट आप लोग सुने हुए हैं कि बैंक के पास कितना कैपिटल है और वो कितना ज़्यादा रिस्क लेकर जो है यहाँ पे लेंड करती है। मान लीजिए बैंकों के पास 100 रुपीज़ है और बैंकों के यहाँ पे लेंड करना है, क्योंकि लोन लेने तो बैंक अपने पास पैसे नहीं रखते। वो क्या करते हैं, पैसों को जो है ना एसेट बनाने के चक्कर में वो यहाँ पे लोन में दे देते हैं। तो बैंकों के पास मान लीजिए कि ये यहाँ पे 10 रुपया रखते हैं बैंक अपने लिए, क्योंकि रिस्क कभी भी आए तो वो 10 रुपये का इस्तेमाल कर सके। 90 रुपया को वो जो है ना यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर यहाँ पे आपका जो है लोन वगैरह देते हैं। तो कितना रिस्क रिस्क इसी को कहते हैं रिस्क वेटेड है, कितना रिस्क वेटेड एसेट है। तो ये आज के डेट में 2% है और यहीं पे इसका परसेंटेज है, यानी कि 4.5% का ही यहाँ पे आपका परसेंटेज रखा गया बैंक के रिस्क वेटेड एसेट का। लिवरेज रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे टियर 1 कैपिटल है, तो यहाँ पे एवरेज जो टोटल कंसोलिडेटेड एसेट है बैंकों का ये यहाँ पे टियर 1 के हिसाब से है। तो इसके अंदर क्या है कि बैंकों को यहाँ पे ज़रूरत है कि लिवरेज रेशियो को जो है ना वो 3% से भी एक्सीड करें। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था बेसल थर्ड में ही, तो इसको भी और भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सीड करना है। बेसल थर्ड अगर हम लोग देखें तो 2 लिक्विडिटी रेशियो में यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा और ये है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो ये दोनों रेशियो में आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है इसमें क्या है ना कि बैंकों को ज़रूरत है कि सफिशिएंट एक हाईली लिक्विड एसेट होना चाहिए और वो यहाँ पे विथ स्टैंड कर सके 30 डेज स्ट्रेस्ड फंडिंग का। यानी कि बैंकों के पास ऐसा एक एसेट होना चाहिए, इतना हाईली लिक्विड एसेट होना चाहिए कि 30 दिन भी जो है अगर बैंकों के पास पैसा नहीं है ना तो बैंक खड़े रह सके, इस तरीके का काम करना है और ये सिनेरियो होना चाहिए। फिर उसके बाद नेट स्टेबल जो फंडिंग रेशियो है इसमें क्या है कि बैंक जो है ना एक स्टेबल फंडिंग को वो मेंटेन करे, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है ना स्टेबल फंडिंग के लिए उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एक फंडिंग होना चाहिए, वो भी 1 साल के लिए। यानी कि एक्सटेंडेड स्ट्रेस का 1 साल तक जो है ना यहाँ पे बैंक खड़े हो सके। अब लिवरेज रेशियो से क्या पता चलता है, ये जो लिक्विडिटी लिवरेज रेशियो कवरेज रेशियो है और साथ ही साथ यहाँ पे नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है। तो बेसल 3 जो है ना यहाँ पे 2 लिक्विडिटी रेशियो को रखिए। तो ये दोनों लिक्विडिटी रेशियो का मतलब यही है कि बैंक को बुरे स्थिति में ऐसा बनाना है और बैंकों के पास इतना एसेट होना चाहिए कि एक तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में बैंक जो है ना 30 दिन तक स्टैंड ले सके, यानी कि बैंकों का पूरा पैसा खत्म भी हो गया है तो उसके पास रिस्क एसेट जो वेटेज जो आपका फंड मीन्स मनी है एसेट है, अगर वो भी ख़त्म हो गया है ना तो बैंक के पास इतना औकात होना चाहिए कि बैंक आगे आने वाले 1 महीने तक वो स्टैंड ले सके। साथ ही साथ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, यानी कि जितना भी स्टेबल फंडिंग करने का जो यहाँ पे बैंकों को अलाउ किया जाएगा उससे भी ज़्यादा जो है बैंकों के पास पैसा होना चाहिए कि वो 1 साल तक जो है ना घाटा सह सके। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे कही जा रही है और यहाँ पे और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा बैंकों का जो नॉर्म्स और जो टर्म्स है इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा और ज़्यादा टाइट किया जाएगा बेसल 3 के हिसाब से, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो चलिए आज के लिए यहाँ पे ये दोनों ही आर्टिकल रखते हैं। बाकी जो कुछ और भी यहाँ पे इकॉनमी की तो अच्छे से आपकी आर्टिकल रहती है तो उसको हम लोग धीरे धीरे जो है डेली मॉर्निंग में इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इसकी PDF या फिर जितनी भी आप लोग को PDF चाहिए तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं फिर से वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।